नमस्कार देशवासियों। उम्मीद करता हूँ आप बेचैन होंगे, खुश होंगे या जिंदगी को लेकर के बहुत सारी बातें सोच रहे होंगे। ये मेरा YouTube चैनल है। नाम तो ग्लोबल कंसर्न है, लेकिन कुछ भारत के बारे में या जो मेरा मैसेज है आज का, वो मैसेज पूरी उम्मीद है कि वो इस पे चिंतन किया जाएगा और भी हमारे जो देशवासी, भारतीयवासी जो रह रहे हैं दूर सुदूर देश विदेश में, वो भी जब ये सुनेंगे तो उस पर कुछ विचार विमर्श करेंगे। जो विषय है आज का, वो विषय है कि हमें जरूरत क्यों है सरनेम की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरनेम जो है उसको उसकी जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब भी कहा जाए कि 20-25 साल पुरानी अगर बातों को की जाए, सरकार के बातों को, तो उस वक्त क्या नाम था, पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लेट श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। तो ये सब चीज़ें जो सरनेम स्टार्टिंग हुई, आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हमें जरूरत क्यों है कोई बात कहने के लिए कि हम मोदी जी बोले, हम नरेंद्र जी क्यों नहीं बोल सकते। माननीय श्री नरेंद्र जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी, कांग्रेस लीडर श्री मल्लिकार्जुन जी, कांग्रेस लीडर श्री राहुल गांधी जी या राहुल जी, राहुल जी। मैंने ये देखा है कि जो समाचार पत्र हैं उसमें जब कोई बात लिखते हैं तो श्री लालू जी हैं, तो उनको मतलब समाचार में तो खैर वो लोग तो मीडिया के लोग हैं, वो लोग तो अपने हिसाब से बात करते हैं। मैं उनके हिसाब से ही ये बात कर रहा हूँ। तो प्रिय देशवासियों, बीच में फ़ोन आ गया, इसलिए मैंने फ़ोन रिसीव किया। मैं बात कर रहा था कि यही है कि अब देखिए जी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो उसमें मैं तो देखा है कि जब भी कोई ममता जी कोई बात कहती हैं, माननीय श्री ममता जी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, तो उनका लिखता है कि कोई बात कहा उन्होंने और लिखेगा ममता। और अगर हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कोई बात कहते हैं तो लिखता है योगी आदित्यनाथ ने लिखता है। भाजपा के अगर वो जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनको लिखता है नड्डा। लेकिन जब वही बात बिहार के चीफ मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो लिखता है नीतीश। ठीक है, दोनों बातें अच्छी हैं, कोई बात नहीं है, वो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है कि क्या रिपोर्ट जा रही है न्यूज़पेपर के पास, वो उसी हिसाब से लिखते हैं। क्योंकि आज की मीडिया तो इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि जर्नलिज्म इनकरेज वट एवर। तो खैर बात यह है कि इस पे चर्चा मैंने इसलिए किया कि सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे बता देता हूँ आपको, कि एक हमारे
जो हमारे माननीय श्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी जब थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने EWS लेके आया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लेके आया था। तो EWS अगर हम वीकर सेक्शन कहें तो क्या ये ठीक नहीं था? वीकर सेक्शन, कुछ लोग कहेंगे ना 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 ना, वीकर सेक्शन क्यों? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब इकोनॉमी में वीकर हैं वो लोग। तो जो जिनके पास जमीन नहीं है, जो बिल्कुल जिनको बहुत सारे, लगभग पूरी तरह से उनको वंचित रखा गया हर सुविधाओं से, उनको क्या कहेंगे? अच्छा, वो हर तरह से वीकर हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। चलिए, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन। देखिए क्लास की बात की जा रही है, बैकवर्ड क्लास है ना, और वहाँ पे SC ST रिजर्वेशन कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कोई रिजर्वेशन नहीं कहा जा रहा है, यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो भी है एक अफर्मेटिव एक्शन लिया गया। तो मैं यह सजेस्ट करूँगा कि क्यों ना अगर ये बात हो, ऐसा कहा जाए कि जो SC ST रिजर्वेशन है उसकी जगह, मेरा एक सुझाव है ये कि उसकी जगह हम मार्जिनलाइज सेक्शन नाम रखें। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब देखिए एक ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। जैसे मैंने SC ST रिजर्वेशन को क्या कहा कि इसका नाम बदल करके मार्जिनलाइज सेक्शन कर दिया जाए, और जो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है उसका नाम बदल करके हम कर दें एवरेज सेक्शन। ठीक। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रहने दीजिए या वीकर सेक्शन कर दीजिए। वीकर सेक्शन थोड़ा नाम से एक अजीब सा वो आ रहा है कि वीकर सेक्शन, तो इससे बेटर है कि वीकर सेक्शन क्यों कहें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। तो लोगों की मेंटेलिटी, मतलब कहने मतलब हर अपना बच्चा सबसे प्रिय होता है, अपना परिवार सबसे प्रिय होता है। या अपने भारत में जाति प्रथा जो चालू है, वो कौन सा आदमी किस पर बैठा है, वो अपनी जाति का बारे में ज़्यादा बेटर ढंग से वो सोचता है। खैर, यहाँ पे ये सब बातें होंगी तो थोड़ा सा जो बातों का जो फ्लो है, जो बातों का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो बदल जाएंगी। तो मेरा यहाँ पे आके यही सुझाव देना था कि हम SC ST रिजर्वेशन को हम मार्जिनलाइज सेक्शन का नाम दे पाएँ तो बेहतर होगा, और बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन का जो नाम है वो नाम हम दे पाएँ कि ये एवरेज सेक्शन इसका नाम रख दिया जाए, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को वीकर सेक्शन कह दिया जाए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिव। चलिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रख दीजिए। तो ये आज का समस्या थी। समस्या क्या थी, ये मेरा सुझाव था। मैं कोशिश करूँगा कि प्रश्न जो हों, प्रश्नों पे सुझाव दिया जाए बेटर ढंग से, तो अच्छा है। मेरा एक चैनल और है, डेलिब्रेशन क्वालिटी नाम से, आप सर्च करिए डेलिब्रेशन क्वालिटी। उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी भाषा में बोल पाऊँ। मैं अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लेकिन वो चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि अंग्रेजी बोलते जब वो पूरी ग्लोबली सर्कुलेट होगी, ग्लोबल वायरल होगा, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, भाई अब अंग्रेजी नहीं आती फिर अंग्रेजी बोलते हो। अरे भाई, नहीं आती है तभी तो मैं बोलता हूँ, आती तभी बोलता मैं, सीख रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ अंग्रेजी बोलना, तो अंग्रेजी बोलता हूँ आके इस पर टूटी फूटी अंग्रेजी। तो वो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, उसमें जो बातों का तरीका है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ डिस्कसिंग है, वो थोड़ा डिफरेंट वे में है। बिकॉज डेलिब्रेशन मीन्स thoughtful thinking in details, you can say. So that's why I have take this name, Deliberation Quality. So one of my channel name is Deliberation Quality. You can search on YouTube. Okay. उस चैनल की शुरुआत में ऐसे करता हूँ, कैसे करता हूँ, पता ही नहीं कैसे करता हूँ। ओके, लिव इट इज मैटर। मैं अब इसकी बात करता हूँ जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं। अच्छा, एक इन दिनों में एक वो क्या है, इंडिया द मोदी क्वेश्चंस नाम की ये जो मूवी है,
ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। इस पे पूरी तरह से सेंसरशिप किया गया है हमारी भारत सरकार द्वारा। इस पे बात नहीं करना है, ना मूवी को देखना है, फिर भी बहुत सारे विद्यालयों में भी देखी जा रही है। तो सुना है कि अभी कांग्रेस के तरफ से इस मूवी को देखा गया है। तमाम मूवीज आई थी, कश्मीरी फाइल्स मूवी दिखाई गई, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर दिखाई गई। जब आप किसी का भेद खोलेंगे तो भी आपका भेद खोलेगा। अब कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट है नहीं, वो बदलती रहेगी। सम्राट अशोक का साम्राज्य नहीं रहा, वो अब नहीं है, अब दूसरे लोग हैं, तो बदलती रहेंगी सरकारें। लेकिन अपना जो दामन है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कोई चीज़ कष्ट ना हो। और जो आज की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको देख के लगता है कभी कभी कि वो किस चीज़ को छुपाने की कोशिश करी है। जो सही मुद्दे हैं उसको नहीं उठाया जा रहा है। क्या ये भला होना है कि हम बहुत सारा पैसा दूसरे गांव में खर्च करें, अलावा इसके कि हम पढ़ाई पे, हॉस्पिटल्स पे उतने पैसे ना खर्च करें, एजुकेशंस पे उतने पैसे ना खर्च करें। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं बात करते हुए सोच रहा हूं या किसी बात को पूरी तरह से कहने से संकोच कर रहा हूं। सही समझा आपने, संकोच कर रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए कि भगत सिंह जी हैं, शहीद आजम भगत सिंह जब थे, उनकी फांसी हो गई। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने गोली मार ली। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दे दी। क्यों दिया? उनको बेचैनी थी, परेशानी थी अंग्रेजों के शासन से, तभी तो दिया। आप इंटेंशन समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूं? तो जो आज के दौर में जो सरकार से लड़ रहे हैं, उनको भी शायद यही इंटेंशन है। लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, सभी देशवासी हैं, सभी देश में रहना है, सबका हक है। ये देश किसी एक धर्म संप्रदाय का है नहीं, ये सभी का देश है। वसुधैव कुटुंबकम शायद ये कहा जाता है, ठीक है। तो सभी को रहना है, सबने अपनी देश पे अपनी जान दी। फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। एक और साथ साथ बात करता चलूं कि टूटी फूटी भाषा में, कि नेताजी जो हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर थे नेताजी हमारे, माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है मरणोपरांत। मेरी इच्छा थी कि उनको जब वो थे तभी दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनको ये अवार्ड मिलेगा। मैं तो कहता हूँ भारत रत्न के लिए भी बिल्कुल तरह से ठीक थे। नेताजी भी भारत रत्न के लिए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक थे। मेरा ये समझना, इस पे मैं, चूँकि आज़ादी है, लेकिन हाँ, कोई बात कही जाए, बोलने के लिए कोई बात हो तो उसको स्पष्ट रूप से और मर्यादा में बात की जाए। ये मैं इसका ध्यान रखूंगा और ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं बात कर रहा था, बीबीसी ने रिलीज किया है, इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। देखिए, जब किसी चीज़ को दबाई जाती है तो और वो बढ़ती है। एक ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया कि किसी चीज़ को बढ़ाई जाती है तो वो और बढ़ती है, या दबाई जाती है तो और बढ़ती है। अखबार में कोई चीज़ लिखी जाती है, किसी के ऊपर कोई दिक्कत आई, किसी को मारा गया या किसी के साथ कोई बदमाशी की गई, बदतमीजी की गई, तो अखबार में उसका नाम और उसके धर्म समुदाय का नाम लेकर लिखा जाता है। तो लोगों का जो मनोबल है और बढ़ जाता है कि हाँ, इनको दबाना है, ये इसी के हकदार है। ऐसा हमारे देश में है। हमारे देश में है कि एक दूसरे धर्मों के, एक दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर चुटकुले बनाए जाते हैं, हंसी मजाक बनाए जाते हैं। ये भी ठीक नहीं है। आज देश बदल रहा है। मैं समझता हूँ कि पहले की प्रथाओं में अगर कहा जाता है कि पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है, हो भी सकता है, परंतु आज समय बदलते हुए, आज की टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए भी जरूरी है।
अगर एक वर्ग उठ के आ रहा है, उसके बाद अपनी बुलंद कर रहा है, तो ये बताना चाहता है कि उसके खिलाफ साजिश की गई थी भूतकाल में और वो लड़ रहा है। ये सब चीज़ें अगर कोई अपनी बात आके कहता है तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। एक ये मसला हो गया। एक मसला हो गया, संविधान में कहा गया है कि जादू टोना जो कुछ साधु संत कहा जाए, संत साधु नहीं कहा जाए, वो उनको क्या कहा जाए, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मनुष्य जो जिसके पास विचार नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो आकर के कुछ ऐसी बातें कहे, अंधविश्वास फैलाए, तो वो ठीक नहीं है। उस पर सरकार को कोई स्टेप लेना चाहिए। मैंने देखा कि एक इस तरह का एक व्यक्ति था जिसके चरणों में माता के स्वरूप, मतलब उसकी माता की उम्र की एक महिला थी जो उसके चरणों में पड़ रही थी खुश होकर के बाबा से। तो ये ठीक नहीं है, ये इस देश में ठीक नहीं है ना। इसको देख करके जो बाहर की हमारी विदेशी मीडिया है वो क्या सोचेगी, कैसे, किस तरह का हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है वो कितना सम्मानित है, और कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है इन सब हरकतों से, इन सारी हरकतों से ये सब की जा रही है। बहुत सारी रेडिकल्स मुद्दे हैं कही जा सकती है। और मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि जो ये मिनिस्ट्री मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जिसके पास किसी तरह का एक विचार नहीं है, उसके दिमाग में कहा जाए तो कूड़ा करकट भरा हुआ है या द्वेष विद्वेष भरा हुआ है, ऐसे चैनलों को भी बहिष्कार करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ये रात दिन आ करके आपकी सुख शांति वाला जीवन जो है उसको बिल्कुल हिला देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, और आप उनको देख रहे होते हैं। आपका तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ऐसे जो मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, मिनिस्ट्री मीडिया के जो एडिटर इन चीफ बने हुए हैं, उनको बहिष्कार करिए, उनका तिरस्कार करिए। ये हमारा कहना है। इस ग्लोबल कंसर्न्स का मतलब ऐसे ज्वलंत मुद्दे कि सिर्फ ग्लोबल ही ना हो, आपके राष्ट्रीय स्तर पर वो उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत हो। तो इस तरह के मुद्दे पे बात होनी जरूरी है। तो बहुत सारे बड़े बड़े इशू चल रहे हैं। मैं अपने भाव विभोर होकर के अपने कंठ से मैं बहुत बहुत तारीफ करूंगा भारत जोड़ो यात्रा की, जो अब समाप्ति के उस पर है। माननीय श्री राहुल गांधी जी बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है उन्होंने, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है, पूरे दिल से विश्वास है, और मेरी ये भविष्यवाणी उम्मीद करता हूं सच होगी कि आने वाले इस 2024 में कांग्रेस जो है भारी मतों से विजयी होगी। जो सामाजिक तत्व हैं जो हराने की कोशिश करेंगे, वो उनका जो मिशन है वो कामयाब नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक स्तंभ है, जो सम्राट अशोक के उस स्तंभ के नियम का पालन करने वाली है, या और भी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, वो सब मिल करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगी, और आने वाला जो ये लोकसभा चुनाव होगा 2024 के आसपास का, उसमें कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगी। ये मेरा उम्मीद है। मैं इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से मैं यही उम्मीद करता हूं कि हे प्रकृति, हे धरती, तुम कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाओ, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका विश्वास, सबका भाषा, सबकी जो उनकी कहने की इच्छा है, जो उनके विचार हैं, वो आने चाहिए, वो जरूर होना चाहिए। अब इन सारी बातों से आपको लग रहा होगा
कुछ बातें जो नहीं कही गई हैं उसको भी आप जोड़ तोड़ करके समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है जो सामने बात कर रहा है, इसकी मनोदशा या इसका विचार कैसा है। देखिए, ये सब बातें एक दिन में नहीं तैयार हुई हैं, है ना, एक दिन में नहीं तैयार हुई हैं। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री होता है और उसका परम कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान के अनुसार वो सभी धर्मों का समान रूप से पालन करे, सभी को समान रूप से मर्यादा से देखे। वो सिर्फ राजनीति ना करे, वो लोगों के दिलों में झांक के देखे। आज के समय में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ उसकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कथनी करने का फर्क सरकार में भी है, सरकार में भी है। तो सिर्फ कथनी करने का फर्क, सरकार सिर्फ कथनी कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ कथनी करी है, धरातल पे कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है कि ये इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें। आप अगर उठा के डेटा देखिए तो सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है, पूरी तरह से फेलियर रही है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इतनी गंदगियां पड़ी हुई हैं, बाथरूम में पानी नहीं है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं। कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, जितना 8 सालों में जो कर्ज लिया गया है, बाकी सालों में जब दूसरे पार्टी के प्रधानमंत्री रहे उतना कर्ज नहीं लिया गया। ये सब समस्याएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सभी धर्म समुदायों का सम्मान करना चाहिए। उसका एक धर्म समुदाय से वो नहीं चलेगा। और हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। हम ऐसे किसी भी असामाजिक, अलोकतांत्रिक मूल्यों और मुद्दों पे हम बिल्कुल खारिज कर देंगे जो ये चाहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। मैं किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं करता। मैं बाबा साहब के हम मानने वाले हैं, बाबा साहब की पूजा करने वाले हैं। ये बुद्ध की धरती है, यहाँ पे मध्यम मार्ग का पालन होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय झंडा भी यही दिखाता है, जो धर्म चक्र है, जो हमारा चक्र है, धम्म चक्र है, उसका सम्राट अशोक का वो धम्म का प्रतीक है, वो धम्म का संदेश है और कुछ नहीं है। उसको तोड़ मरोड़ के, इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने से आप भारत की जो धड़कन है, जो भारत का दिल है, उसको नहीं आप बदल पाएंगे, उसको आप नहीं बदल पाएंगे। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व कि भारत की संस्कृति, भारत की जो इतिहास उसको बदल दे, वो उनके जो इरादे हैं वो कभी सच नहीं होंगे, वो हमेशा टूट जाएंगे। उसमें कोई कभी भी सच नहीं होंगे। ये आप इतिहास में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, लेकिन उनकी जब ऐसी कोई चाल, ऐसी कोई चीज़ स्थापित करना चाह रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, वो हमेशा ध्वस्त हो गई, वो कभी उठ खड़ी नहीं हुई। ये हमारे देश की, ये भारत की ये नहीं, अपितु बहुत सारे देशों की ये रही है, ये इतिहास रहा है। और ये जो पार्टी है, जो आज की भारत की वर्तमान पार्टी है, ये जो कल्पनाओं की जो शक्तियां हैं उस पर विचार करती है। अगर इनकी किताबों को, इनकी चीज़ों को देखा जाए तो हमेशा इनका जो कोई भी इतिहास से लेना देना नहीं रहा। इनका जो कल्पना है, जिसमें कहीं कुछ सच्चाई नहीं हो सकती है, वो उस पर चलते हैं। और वो आज की सरकार चल रही है, ऐसी चीज़ों पे चल रही है जिसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, जिसमें बिल्कुल भी कहीं लॉजिक्स नहीं है, जो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ एक वर्ग है, सेक्शन है, या कह लीजिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, वो आंख मूंद करके उस पर विचार करती है। लेकिन जो समाज पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, वो हमेशा तर्क और लॉजिक्स पे चलता है। दुनिया साइंस पे चलती है। आज जिस प्लेटफॉर्म का हम यूज कर रहे हैं वो साइंस यूज कर रहा है।
साइंस से हमारा सब कुछ हो रहा है। और क्या होता है जब हमारे पड़ोसी देश हमसे जब नाराज होते हैं तो हम क्या करते हैं, जाके हाजिरी देते हैं अमेरिका के सामने। ये ये शब्द ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या, तो ये सारी बातें हैं। सरकार जब गलत काम करेगी तो उसे क्रिटिसाइज करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और क्रिटिसाइज से कभी दूर नहीं भागना है। क्रिटिसाइज ही आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है। उसमें उस आपके व्यक्तित्व में जो चांद सितारे जुड़ते हैं, जो आपका व्यक्तित्व बढ़ता है, ऊपर उठता है, वो क्रिटिसिज्म से ही होता है। जब आपको आईना दिखाया जाता है किसी बात को कह के, तभी आप आगे बढ़ते हैं, तभी इसमें सुंदरता आती है। तो अग्रेसिव होके कोई काम करने से देश नहीं चलता। ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये तथागत बुद्ध की धरती है। इस पे मध्यम मार्ग, जो सबसे अच्छा मार्ग है, उस पे चलना चाहिए। इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। अगर पढ़ाना है तो संविधान पढ़ाइए। संविधान में वो शक्तियां हैं जो इस देश को चला रहा है, इस देश को जोड़ के रखा है। हमारा संविधान इतना महान है, अगर उस संविधान को हटा दिया जाए तो ये देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मैं ऐसी किसी भी परंपरा का पुरजोर विरोधी हूं जो गोडसे जैसे महापापी को पूजता है। ये गांधी की धरती है, ये मोहनदास करमचंद बापू की धरती है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहना है। ये बाबा साहब भीमराव की धरती है, ये ऐसे महान सपूतों की धरती है, ये शहीद आजम भगत सिंह की धरती है। अगर ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो गोडसे को पूजने वाले हैं, ये जो पूजते हैं गोडसे को, ये पूरी तरह से हमारे शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद का अपमान करते हैं। तो बहुत सारी बातें लंबी हो रही हैं, लेकिन दिलों में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने उन भारतवासियों से जो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संविधान का पालन करते हैं, उनसे मेरा ये कहना है। और एक बात तो सच है कि किसी का पिता कितना ही देशद्रोही क्यों ना हो, कितना ही उसके अंदर कमियां क्यों ना हो, है ना, लेकिन उसका बेटा, उसके जो लोग हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, हमेशा उसको पसंद करेंगे क्योंकि उनका खून है। ये सरकार एक वर्ग को ही वो कर रही है, तो वो वर्ग सोच रहा है कि नहीं, ये जब तक बैठे हैं तो हमारा कल्याण है, तो क्यों विरोध करेगी। लेकिन आप राष्ट्र के बारे में सोचिए, राजधर्म देखिए। सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है। जब हमारे देश में लोग रहेंगे ही नहीं तो आप कैसा राष्ट्र, कैसा देश। सिर्फ एक ही फूल से काम चलाएंगे, सिर्फ कमल से, गुलाब से नहीं चलाएंगे। गुलाब का फूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सूरजमुखी का फूल इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे फूल होंगे तो तभी खुशबू आएंगे, तभी शहद बनेंगे, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये कहना है। और मैं इस तरह से ज्वलंत मुद्दों पे, डरना नहीं है। मैंने नाम लिया शहीद आजम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का। अपने प्राण जो हैं वो किसी भी असामाजिक तत्व के लिए गंवा दीजिए। ये जिंदगी मिली है इस देश की मिट्टी से प्यार करने के लिए, इस देश की मिट्टी को बरकरार करने के लिए। कोई भी असामाजिक तत्व जो इस देश की तोड़ने की बात करेगा, हम पुरजोर पूरी ताकत से उससे लड़ेंगे, उसके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देंगे, उसमें उसको तोड़ देंगे। ये हमारा कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो दर्शकों, बहुत सारे आग हैं, बहुत सारे ज्वलंत समस्याएं हैं जो मैं आपसे कहा। मैं इस सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि वो जो SC ST रिजर्वेशन है उसका नाम बदल करके मार्जिनलाइज सेक्शन करे। जो बैकवर्ड क्लास का नाम है उसको बदल करके एवरेज सेक्शन करे। और इकोनॉमिक सेक्शन तो बहुत बड़े नाम रखा कमेटी ने, वो बात ही अलग है, उनका परिवार है, वो कैसे कर सकते हैं वीकर सेक्शन, या क्या क्या कह सकते हैं, उसका नाम तो बिल्कुल उसमें कैसे बढ़िया से फिट होता है नाम। तो ये सब चीजें हैं। मैंने इसमें सरकार की खूब आलोचना शायद की है। अब सरकार की बड़ाई भी कर दी जाए, सरकार की बड़ाई भी की जाए। क्यों?
बड़ाई क्या की जाए? बड़ाई ये कहा जाए कि सरकार ने स्वच्छता का जो बिगुल बजाया है वो अच्छा किया। हाँ, बिगुल बजाया, अच्छा किया, लेकिन वो धरातल पे उसका दिखता नहीं है कुछ। उसका जो मैसेज था कि स्वच्छता अभियान, वो बहुत बढ़िया रहा सरकार का, वो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो सारी सरकार जो ही चीज़ें ला रही है ना, वो सिर्फ कागज पे ला रही है, धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हमारा देश मेडिसिन में बहुत बढ़िया बना है तो क्या ये बीजेपी सरकार ने बनाया है मेडिसिन बहुत बढ़िया? ये हमारी पिछली सरकारों ने बनाया है। 8 साल 10 साल पहले जो सरकारें थी उनकी वजह से बना है। जो आज एसएसबी प्रधानमंत्री, एसएसबी कहते हैं, मैं एसएसबी नहीं कहना चाहता, मैं एसएसबी नहीं, कहीं मुझे नहीं दिखता एसएसबी कहना। तो जो ये प्रधानमंत्री हमारे हैं, इन्होंने जब प्रधानमंत्री बने इस देश का तो कैसे बना उन्होंने? वो धरती मजबूत करके किसने दिया था? वो हमारी पिछली सरकार ने दिया था। तो कभी भी बच्चे को पिता के बनाए हुए वो खपड़ेल का घर या वो झोपड़पट्टी के घर को कभी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बेटा अगर जो बैठा है पक्के घर में, तो वो बेटा अपने पिता के उस झोपड़पट्टी और उस खपड़ेल की वजह से इतना बड़ा बना है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये देश जो पिछली सरकारें रही हमारा, बहुत अच्छा शासन चलाया इन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया, इतनी तकलीफें नहीं पड़ी, इतने सिलेंडर महंगे नहीं हुए, इतने घोटाले नहीं हुए, इतनी दिक्कतें नहीं हुई लोगों को लाइन में खड़े होकर के पैसा निकालने में। तो ये बात है, हमारी पिछली सरकारों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी को एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म को इन्होंने धराशायी कर दिया, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दिया। आज़ादी महसूस होती ही नहीं है, आज़ादी जो है महसूस होती ही नहीं है। आज डरने से काम थोड़ी चलेगा, आज़ादी महसूस नहीं होती है। तो मेरा यही उम्मीद है कि मैं अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि इसको सराहा जाए, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको सराहा जाए और उसमें शामिल हुआ जाए। आप जिसके सामने खड़े नहीं होते उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। क्या तेंदुलकर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं? वो अपने बैट बॉल से देश को इतना ऊपर उठाए हैं, भारत तक। सचिन तेंदुलकर जी काम से, प्रधानमंत्री का काम बोलना नहीं होता है, सोचना भी होता है। तो ये सब सारी बातें हैं, मैंने खुल के बोला है, मैं और भी बोलूंगा। ये हमारा संविधान ने मुझे हक दिया है। देश को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमें बोलना है, हमें भगत सिंह की तरह से ताकत बढ़नी है। भगत सिंह अब हमारा पूजनीय श्री बाबा साहब भीमराव जी का जो मत था, महात्मा गांधी जी का मत था, बहुत सारे हमेशा समान रहा है। देश को हमेशा जोड़ने की बात की गई है और गोडसे के मानने वाले लोगों को इस देश में चुप रहना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा और बहुत जरूरी सुधारना उनको। थैंक यू सो मच देशवासियों, नमस्कार, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।